हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिकोड एग्ज़ाम। मैं नूरुसलाम आपका स्वागत करता हूं डिकोड एग्ज़ाम पे। और साइंस की आर ओ की मॉक क्वेश्चन की सीरीज़ में हम पिछली सीरीज़ से आगे बढ़ते हुए आज कुछ और बेहतरीन क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कस करेंगे। दोस्तों, अगर आपने पिछली सीरीज़ ना देखी हो तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये क्रमबद्ध तरीके से हम इजी टू मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल तक धीरे धीरे क्वेश्चंस को आप तक पहुंचाएंगे। और हम कोशिश करेंगे कि आपके एग्ज़ाम के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो भी इसमें करवा दें, और जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो सब हम आपको एक साथ इसी सीरीज़ में सब कराते चले जाएं। जिस तरह से अभी तक आप सीरीज़ को फॉलो कर रहे हैं उसी तरह से फॉलो करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक हमारे इस वीडियोस को शेयर कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाइए। कोरोना के इस समय में घर से पे रहिए, सुरक्षित रहिए और घर से पढ़ें और पढ़ते रहें, क्योंकि एग्ज़ाम जब होगा तब आपको तैयारी का समय नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज साइंस का पहला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है, एक पिंड का अधिकतम भार। क्वेश्चन है, एक पिंड का अधिकतम भार निम्नलिखित में से किसमें होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैक्सिमम वेट ऑफ द बॉडी। ठीक है, किसमें होगा? एयर में, वाटर में, हाइड्रोजन में, नाइट्रोजन में। तो देखिए, जो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है, ठीक है, वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। या तो ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा या बायोन्सी पर, ठीक है, या तो उत्प्लावन बल पे डिपेंड करेगा या तो ग्रेविटी पर। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं सब गैस हैं, तो गैस में जो सबसे कम बायोन्सी जिसकी होगी उसमें किसी पिंड का सबसे ज़्यादा भार होगा, है ना। मतलब अगर देखा जाए तो एयर, वाटर, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सबसे हल्का कौन है? हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन हल्का है तो किसी पिंड का भार सबसे ज़्यादा यहीं पर होगा, क्योंकि वो अंदर तक डूब जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है हाइड्रोजन। ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ना। ये सोचने वाला क्वेश्चन है कि भाई इनमें से किसमें किसी वस्तु का भार ज़्यादा होगा, है ना। तो भार तो बेसिकली ज़्यादा कम नहीं होगा, लेकिन हाँ, जितना ज़्यादा डूबेगी तो उसकी भार उसमें ज़्यादा प्रतीत होगा। तो किस में ज़्यादा प्रतीत होगा? हाइड्रोजन में। तो ये एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर आप इसे सोचते हो तो आप इसे आसानी से कर लोगे। अगर आप नहीं सोचोगे तो फिर आप रटा रटाया चीज़ों में पड़ जाओगे। बहुत सारी किताबों में इसका आंसर एयर दिया है, जो बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दी हुई है, दोनों को मैच करना है। ठीक है, कृत्रिम रूप से फलों को पकाना, बेकिंग सोडा, शीतल पे, क्वार्ट्स। ठीक है, और इधर दिया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम सिलिकेट, एथिलीन, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो भैया देखो, बेकिंग सोडा तो सबको बचपन से पता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। ठीक है, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो देखो बी का 4 इसमें है और इसमें है। तो भैया ये दोनों तो अपने आप ही रिजेक्ट हो गए, रिजेक्शन मेथड लग गया। ठीक, अब इन दोनों में से देखो ए का 3 है, तो ए का 3 तो सब एथिलीन है, ये तो कॉमन है। ठीक, अब आपको देखना है कि सी का क्या होगा। सी का होगा शीतल पेय में कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है, तो इसका हो जाएगा 1। और क्वार्ट्स की अगर हम बात करते हैं तो सोडियम सिलिकेट का एलिमेंट होता है। किसका होता है? सोडियम सिलिकेट। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है, मैंने समय इसलिए लिया ताकि आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके साथ, धान के खेत से उत्पन्न होने वाली गैस जो भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि से समृद्ध है। ठीक है, वो जो ग्लोबल वार्मिंग से रिलेट करती है, वो कौन सी गैस है जो आपके धान, गेहूं के खेत से निकलती? क्लोरीन, मेथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। देखो कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, ये दोनों ग्लोबल वार्मिंग को अच्छे से प्रभावित करती है। इसमें इसका आंसर क्या है? मेथेन। मेथेन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत पेपरों में आ चुका है। ठीक है, यूपीएससी में भी रिपीट हो चुका है। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू। ठीक है, तो क्योटो प्रोटोकॉल बेसिकली हमारे क्लाइमेट चेंज से रिलेट करता है। ठीक है, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं जिनको आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे आपका
बात करते हैं कई सारे प्रोटोकॉल से, कौन सा प्रोटोकॉल किससे रिलेट कर रहा है ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसे देखो, समिट में सबसे पहला समिट था आपका स्टॉकहोम, जो 5 जून 1972 को हुआ, और ये इतना लैंडमार्क समिट था कि इसमें 5 जून को एक लैंडमार्क दिन बना दिया। और बाद में 1974 से हम क्या कर रहे हैं, 1974 से हम हर साल एनवायरनमेंट डे बनाना शुरू कर दिया 5 जून को। फिर स्टॉकहोम के बाद बहुत सारे समिट हुई, लेकिन दूसरी इंपॉर्टेंट समिट थी जो आपकी मॉन्ट्रियल समिट। ठीक है, मॉन्ट्रियल समिट में एक वर्ड आया था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। देखो, मॉन्ट्रियल एक जगह है, और ये मॉन्ट्रियल जगह कहाँ पर है, मॉन्ट्रियल जगह है आपकी कनाडा में, इसे याद रखिएगा। और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, तो ओजोन के क्षयकरण से। मॉन्ट्रियल समिट कब हुई थी, 16 सितंबर 1987। इसीलिए हर साल हम इसकी 16 सितंबर को ओजोन डे मनाते हैं। ठीक है, फिर इसी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में हमने एक और अमेंडमेंट किया 2016 में, और इसको हमने बोल दिया कैगाली अमेंडमेंट या कैगाली प्रोटोकॉल। तो अगर पूछा है कैगाली किससे रिलेटेड, तो HFC से, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, इसी तरह से अगर देखा जाए UNFCCC की मीटिंग शुरू हुई 92 में, और 1997 में क्योटो जापान में एक सम्मेलन हुआ जिसमें बात हुई कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसों को हमें हटाना है ना, ग्रीन हाउस गैसेस को हमें हटाना है, इनके एमिशंस को कम करना है। इसको बोला गया क्योटो प्रोटोकॉल। तो प्रोटोकॉल्स हमारे पास बहुत सारे। जिनेवा प्रोटोकॉल किस संबंधित है, केमिकल वेपन से संबंधित है। तो इस तरह से प्रोटोकॉल्स बहुत सारे हैं। ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल किससे रिलेट करता है, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो कोई मुझे कमेंट में बताएगा कि नगोया प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट में मुझे बताइएगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल में 2 आंसर हो सकते हैं, पहला क्लाइमेट चेंज, दूसरा क्या है, दूसरा आपका है क्या, ग्रीन हाउस गैसेस। क्या है, ग्रीन हाउस गैसेस, इसे याद रखिएगा। और ओजोन क्षयकरण के लिए आपका क्या है, ओजोन क्षयकरण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। वेटलैंड आर्द्रभूमि की अगर हम बात करते हैं तो आर्द्रभूमियों का संरक्षण हमने रामसार सम्मेलन से किया था, इसे याद रखिए, किससे, रामसार। ठीक है, तो रामसार सम्मेलन ईरान में है, और 2 फरवरी 1971 में ये सम्मेलन हुआ था, इसीलिए हर साल 2 फरवरी को हम वेटलैंड डे या आर्द्रभूमि दिवस मनाते हैं। ठीक है, और ज़रा मुझे कमेंट में बताना कि भारत में कुल आर्द्रभूमियाँ या वेटलैंड कितने हैं। पिछले साल इस पर बहुत खबरें बनी हुई हैं, बहुत सारे नए वेटलैंड हमारे लिस्ट में शामिल हुए हैं। तो उन को पुराने और नए सब मिलाकर कुल कितने वेटलैंड इंडिया में है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 को अगर देखते हैं तो नॉकली संलक्षण उत्पन्न होता है। नॉकली सिंड्रोम इज प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, पारा दैट मीन्स मरकरी, सीसा दैट मीन लेड, ठीक है, सखिया प्रदूषण द्वारा, आर्सेनिक पोल्यूशन, फ्लोराइड पोल्यूशन या फ्लोराइड के प्रदूषण द्वारा। तो देखो नॉकली मतलब होता है क्या है, आपके हड्डियों में कई जगह पर चीज़ों का रुक जाना, जाम हो जाना, और ये होता है आपका फ्लोराइड की अधिकता के कारण। ठीक है, फ्लोराइड की अधिकता से आपको एक बीमारी होती है फ्लोरोसिस, और वही बीमारी जब बढ़ती जाती है तो आपको ये प्रॉब्लम जनरेट हो जाती है, इसे याद रखिएगा। फ्लोराइड से होने वाली बीमारी कौन सी है, फ्लोरोसिस, इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देने वाली है और बहुत ज़रूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कांसा मिश्र धातु है तांबे और किसकी, ठीक है, ब्रॉन्ज। मैंने आपको बताया था एक होता है ब्रॉन्ज और दूसरा होता है ब्रास। ब्रास होता है पीतल और ब्रॉन्ज होता है कांसा। ठीक है, दोनों में कॉपर होता है, लेकिन कॉपर के साथ इसमें क्या होता है और इसमें क्या होता है, तो आप दो चीज़ों में कंफ्यूज होते हैं, जिंक और टिन में। अब Zn और Sn में से क्या होगा, तो देखो जिसमें Z आ चुका है, अब ध्यान देने वाली बात है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ध्यान देना। अब देखो इसमें ऑलरेडी Z आ चुका है, तो अब Z नहीं आएगा, यहाँ पे टिन आएगा, और यहाँ पे ऑलरेडी S आ चुका है तो S नहीं आएगा, अब यहाँ पे Zn आएगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कांसा, तो कांसा होता है कॉपर और टिन का, तो इसका आंसर हो जाएगा कॉपर और टिन। कांसे की अगर हम बात करते हैं तो इसमें 88% कॉपर होता है
और बचा हुआ 12% आपका क्या होता है, टी। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ तक क्लियर है तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित धातु में से कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल आर फाउंड इन इंडिपेंडेंट स्टेट? तो देखो, एल्युमिनियम, सोना, क्रोमियम, जस्ता, एल्युमिनियम, गोल्ड, क्रोमियम, जिंक। तो अगर हम बात करते हैं तो देखो, रासायनिक सक्रियता एक चीज होती है, क्या वर्ड होता है, रासायनिक सक्रियता, ठीक है। केमिकल रिएक्टिविटी तो सबसे ज्यादा होती है लिथियम की। लिथियम के बाद पोटेशियम, फिर बेरियम, फिर स्ट्रोंशियम, फिर कैल्शियम, फिर आपका सोडियम, सोडियम के बाद मैग्नीशियम, फिर पूरा इसकी लिस्ट होती है। और फिर आखिरी में कॉपर आता है, फिर कॉपर के बाद मरकरी आता है, फिर मरकरी के बाद सिल्वर, फिर प्लैटिनम और फिर गोल्ड। एयू का मतलब गोल्ड। तो सबसे कम रेडियो एक्टिव मतलब रेडियो एक्टिविटी, या बोल सकते, सॉरी रेडियो एक्टिविटी बोल दिया, सबसे कम केमिकल रिएक्टिविटी किसकी होती है? सबसे कम केमिकल रिएक्टिविटी होती है गोल्ड की। और गोल्ड की केमिकल रिएक्टिविटी कम होने की वजह से ये फ्री स्टेट में पाया जाता है। प्लैटिनम भी फ्री स्टेट में पाया जाता है, सिल्वर भी, मरकरी भी, कॉपर भी, सब पाया जाता है, ठीक है। तो ये सब फ्री स्टेट में पाए जाने वाले एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टेंट है, इसे याद रखना भैया। कभी कभी गोल्ड की जगह कॉपर भी दे देता है, प्लैटिनम, सिल्वर, मरकरी सब दे देता है, कोई भी दे सकता है। तो इसे याद रखिएगा, यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग गोल्ड मिल रहा है, तो गोल्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि लिपिड का पाचन निम्नलिखित में से कुछ उपस्थिति में होता है। किसकी उपस्थिति में होता है? पित्तअम्ल, लाइपेज, पेप्सिन, है ना। तो पेप्सिन तो भैया पेप्सिन आपका प्रोटीन के ब्रेक करने के लिए होता है। और लिपिड मतलब होता है, लिपिड मतलब क्या होता है? लिपिड मतलब होता है फैट्स। तो इसको ब्रेक करने के लिए क्या यूज होता है? लाइपेज। और पित्तअम्ल, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1 and 2। इट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसे याद रखें। ओके, चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। गैसोहोल इज द मिक्सचर ऑफ गैसोलीन, मेथनॉल, गैसोलीन, एथेनॉल, गैसोलीन, प्रोपेनॉल, मेथनॉल, एथेनॉल। देखो, गैसोलीन तो होगा, उसके साथ और क्या होता है? शीरा मिला होता है, एथेनॉल। इसे याद रखिएगा। अगर हम बात करते हैं तो इसमें इन दोनों का पूरा मिश्रण होता है, एथेनॉल, और 9:1 में इसका मिश्रण होता है। 9 भाग गैसोलीन होता है और 1 भाग एथेनॉल होता है। इस तरह से इसका पूरा का पूरा क्या बनता है? स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। गैसोहोल का कंपोजिशन में 9 भाग गैसोलीन और 1 भाग एथेनॉल होता है, इसे याद रखिएगा। और इससे बनता है गैसोहोल, ठीक। अब जरा मुझे बताओ, गैसोहोल का इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? कमेंट में जरूर बता देना भाई, कहाँ यूज होता है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। मीथेन उपस्थित है वायुमंडल में। किसके वायुमंडल में मीथेन पाया जाता है? मून, सन, मार्स, जुपिटर। तो किसके वायुमंडल में मीथेन पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है बृहस्पति, जुपिटर के वायुमंडल में मीथेन पाया जाता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है एडीपी के रूप में, एटीपी के रूप में, एएनडीपी के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई बताने की ज़रूरत नहीं है। जब हम रेस्पायर करते हैं तो रेस्पिरेशन के दौरान एनर्जी हमें एटीपी के थ्रू मिलती है, ठीक है। और आपका 2 प्रोसेस होता है, कर्व प्रोसेस और आपका सिंपल रेस्पिरेशन। तो किसमें कितनी एटीपी रिलीज होती है मुझे कमेंट सेक्शन में बता दो, ठीक है। किसमें कितनी एटीपी रिलीज होती है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और एटीपी का फुल फॉर्म बताना, ठीक है। जब आप फुल फॉर्म बताओगे तो मैं आपको इससे रिलेटेड बहुत अच्छी बातें अगली क्लास में बताऊंगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, विटामिन B12 में निम्नलिखित में कौन सी धातु मौजूद है? कोबाल्ट, लोहा, जस्ता, मैग्नीशियम, ठीक है। तो भाई विटामिन B12 जो होता है उसमें कोबाल्ट पाया जाता है, और विटामिन B12 को साइनोकोबाल्मिन कहा जाता है। ये ज़्यादातर लोगों को पता होता है, जीके का बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता है। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में सुमेलित कौन सा सही नहीं है? अधोलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच?
पायरीन अग्निशामक यंत्र या फायर एक्सटिंग्विशर, सल्फर डाइऑक्साइड अम्ल वर्षा या एसिड रेन, फ्रियॉन रेफ्रिजरेटर या प्रशीतक, फ्लोरीन फ्लोराइड युक्त बहुलक या फ्लोराइन कंटेनिंग पॉलीमर। तो अगर पायरीन की बात करें तो पायरीन आपका अग्निशामक यंत्रों में इस्तेमाल होता है, ये याद रखिएगा। जिसको नहीं पता वो इसको रिमाइंड कर ले, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस डाइऑक्साइड जो होता है एसिड रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये एकदम सही है। फ्रेयॉन्स जिसको हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी कहते हैं, ये प्रतिशीतक में या रेफ्रिजरेटर या एसीज में यूज़ होती है। फिलहाल आज के टाइम में इतनी नहीं यूज़ होती, लेकिन पुराने टाइम में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। और फुलरीन जो होता है ये बेसिकली फुलरीन इज़ आ कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बन चेन्स, है ना। और जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि 1986 में, ठीक है, सॉरी 1985 में इसको डिस्कवर किया गया और 1996 में इसके लिए नोबेल प्राइज मिला। 3 लोग थे, R.E. सिमली, हेराल्ड डब्ल्यू क्रोटो और रॉबर्ट के कार्स। ये तीनों लोगों को इस संरचना के लिए क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। ये कार्बन 60 की चेन होती है, इसके बाद इसके कई और अपरूप या पॉलीमर पाए गए, है ना। 72 तक पहुंच चुका है, लेकिन इसे याद रखिए फ्लोरीन इज नॉट ऑफ मेड ऑफ फ्लोराइड या फ्लोरीन, इट इज मेड ऑफ कार्बन चेन्स, ओके। कार्बन का पॉलीमर हो सकता है, ये याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या है, कौन सा सही से मैच नहीं है, फ्लोरीन। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 से बढ़ते हैं 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 या क्वेश्चन नंबर 14 की अगर हम बात करें तो निम्नलिखित में से कौन जैव अपघटनीय प्रदूषक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट, ठीक है। बायोडिग्रेडेबल मतलब जो ब्रेक हो सकता है, जो ब्रेक होकर सिस्टम में वापस अपने ओरिजिनल फॉर्म में मिल सकता है। तो सीवेज, एबेस्टोस, प्लास्टिक या पॉलीथीन। तो भाई पॉलीथीन तो नहीं मिल सकता, ना प्लास्टिक मिल सकता, एबेस्टोस भी नहीं मिल सकता है। सबसे आसान होता है कूड़ा कचरा, सीवेज, आपका मलमूत्र, ये बहुत बायोडिग्रेडेबल होता है, इसे याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या है, सीवेज, ये आपका मलमूत्र, ठीक है। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन प्रोटीन को विकृत नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट डिफॉर्म प्रोटीन, मतलब किसके प्रभाव से प्रोटीन पर कोई भी असर नहीं पड़ता है, इनमें से वो कौन सा एरिया है, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका हीट, फिर दूसरा इंफ्रारेड, तीसरा एक्सरे और हैवी मेटल सॉल्ट। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो इंफ्रारेड रेज जो होती हैं ये प्रोटीन को डिफॉर्म या इसको ब्रेक नहीं करती है, बाकी सब इसमें डिफॉर्मेशन लेके आते हैं। एक्सरे से भी आपकी बॉडी में प्रोटीन पे कुछ ना कुछ दिक्कत आएगी, हैवी मेटल से आएगी, हीट से आएगी। लेकिन इंफ्रारेड बेसिकली एक तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है जो लॉन्ग वेव्स की कैटेगरीज में आती है ना। मैंने आपको जब लाइट चैप्टर पढ़ाया था मैंने उसमें डिटेल में बताया भी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप जाइए, यूट्यूब पे पढ़ा भी हुआ है ना। ये फ्री वीडियो है, पेड वीडियोस में तो अलग चीज़ें हैं, बाकी पूरा सिस्टम है, पूरा मैंने पढ़ा रखा है। लेकिन फ्री फॉर्म में आपको लाइट का एक वीडियो मिलेगा, साइंस के पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको मेरे पूरा लाइट का एक पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो होगा, उसको ज़रूर देख लेना, तो ये सब क्लियर हो जाएगा। चलो अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में अगर बात करते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा रोग कवक जनित है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज ड्यू टू फंगस। प्रतिवासिता, एलर्जी, वर्णांता, कलर ब्लाइंडनेस, एड्स, गंजापन या ब्लैडनेस, इसमें से क्या आंसर होगा। तो अगर हम बात करते हैं तो एलर्जी तो किसी को भी हो सकती है। कलर ब्लाइंडनेस एक ऐसी बीमारी होती है जिसमें रेड और ग्रीन कलर में आप अंतर नहीं कर पाते हैं, ये एक्स क्रोमोसोम से होने वाली बीमारी है और बेसिकली ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, माँ से बच्चों को मिलता है, ठीक है। अगर कोई मेल कलर ब्लाइंड है तो उसके बच्चों में कभी भी कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगा, ठीक है। हाँ, उसकी थर्ड जनरेशन में, मतलब उसकी थर्ड जनरेशन में बेटी के बच्चों में ये प्रॉब्लम निकल के आएगी, है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा। और कलर ब्लाइंडनेस इज अ जेनेटिक डिसऑर्डर। एड्स इज अ वायरस बॉर्न डिजीज और ये HIV वायरस की वजह से होती है। तो इसका सही जवाब क्या, गंजापन या ब्लैडनेस। तो ब्लैडनेस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर हम बात करें, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है। ओजोन लेवल आर नेचुरली रेगुलेटेड इन द स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। किससे विनियमित कर सकते हैं हम, तो इसका सही जवाब क्या है,
नाइट्रस डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CFC, जल वाष्प। तो इसका सही जवाब है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अगर हम ओजोन की बात करते हैं तो ओजोन हमारे एटमॉस्फेयर की सेकेंड लेयर में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर में। और ओजोन को नुकसान पहुंचाती CFC, कौन? CFC या क्लोरीन, जो भी मिल जाए। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ओजोन के लिए कौन सा प्रोटोकॉल है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसे याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर हम बात करते हैं तो आपके पास आता है कीट भक्षी पौधे या इंसेक्टिवोरस प्लांट जिस मृदा में उगते हैं उसमें किस चीज़ की कमी होती है? मैग्नीशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन की, वाटर। तो इसका सही जवाब है नाइट्रोजन। कीट भक्षी पौधे अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हैं जब वो ऐसी जगह पर उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन नहीं होता है, तो इस जगह पर कीट भक्षी पौधे अपने आप ही डेवलप होते हैं, है ना। और ये कीटों को खाकर उसमें से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं और अपने आप को डेवलप करते हैं। इंडिया में ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पे ये पाए जाते हैं? इसके अलावा इंडोनेशिया में भी इस तरह के पौधों की अच्छी खासी किस्में पाई जाती है। चलिए अगर हम कीट भक्षी पौधों की बात करते हैं तो क्या कोई 2 कीट भक्षी पौधों के नाम आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में? चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 की अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 19 है ब्लैक होल। ब्लैक होल संबंधित प्रथम सूचना प्रस्तुत किसने की थी? ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू ब्लैक होल इज गिवन बाय हुम? ठीक है, एस चंद्रशेखर, हरमन बंडी, रदरफोर्ड, कार्पनिकस। तो इसका सही जवाब है एस चंद्रशेखर। एस चंद्रशेखर जो है ये इंडिया के एक जाने माने साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1935 में, ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट बताई। ठीक है, चंद्रशेखर लिमिट जो होती है तारों के जीवन चक्र को पता करने के लिए इन्होंने बताई। अब कोई तारा ही होता है जो ब्लैक होल में कन्वर्ट होता है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अब देखिए इस पे इन्होंने बहुत अच्छी चीज़ हमको बताई कि भाई तारों का जो जीवन चक्र होता है, ठीक है, वो डिपेंड करता है किस पर? वो डिपेंड करता है आपके चंद्रशेखर लिमिट पर, CL पर, जो कितनी होती है? 1.44 इंटू मास ऑफ सन। ठीक है, ये क्वांटिटी हो गई जिसको CL बोल दिया। अगर किसी तारे का द्रव्यमान इससे कम है, ठीक है, तो वो एक सिंपल सा तारा बन के ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर किसी तारे का द्रव्यमान इससे ज़्यादा है तो वो तारा आगे जाके ब्लैक होल में कन्वर्ट होता है। तो मतलब एक तारा जब उसका द्रव्यमान बहुत ज़्यादा हो जाता है और उसका सारा का सारा द्रव्यमान उसके केंद्र पर संकेंद्रित होने लगता है तो वो तारा किस में कन्वर्ट होता है? ब्लैक होल में। तो इसे याद रखिएगा, ब्लैक होल इज़ अ डाइंग स्टार। ब्लैक होल क्या होता है? एक ख़त्म होता हुआ तारा होता है जिसकी सारी ऊर्जा उसके केंद्र में संकेंद्रित होती है। और कोई भी तारा ब्लैक होल कब बनता है? जब वो चंद्रशेखर लिमिट से ऊपर होता है। तो इसे याद रखिएगा, ठीक है। तो एस चंद्रशेखर ने हमें इसे बताया, इसको ध्यान रखना आपको, है ना। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया है तो लाइक और शेयर करते जाइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, साइक्लोट्रॉन एक ऐसे संयंत्र हैं जिससे उत्पन्न किया जाता है विद्युत ऊर्जा, कृत्रिम मौसम, ध्वनि, पर्दे के पीछे का चित्र। तो भैया प्रोजेक्टर होता है, ये साउंड प्रोड्यूस करने वाली कोई भी चीज़ हो, विद्युत ऊर्जा तो अलग ही है। तो इसका सीधा सीधा आंसर है कृत्रिम मौसम, आर्टिफिशियल वेदर। साइट्रॉन आजकल बड़ा न्यूज़ में है और साइट्रॉन से काफ़ी ज़्यादा चाइना ने बड़ा प्रॉब्लम जनरेट कर रखी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 जो हमारे पास है वो क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन तीसरी पीढ़ी संगणक का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक अवयव है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर? इलेक्ट्रॉनिक ट्यूब, ट्रांजिस्टर, प्रकाशीय तंतु या समेकित परिपथ। तो इसमें सही जवाब है IC या इंटीग्रेटेड सर्किट थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का मेन कंपोनेंट है। 1964 में थर्ड जनरेशन की शुरुआत हुई थी। एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता रहा था जो कि ब्लैक होल के लिए चंद्रशेखर को नोबेल प्राइज़ कब मिला था? 1983, है ना, इसे ध्यान रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा रंग सोडियम क्रोमेट द्वारा आपूर्त होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कलर सप्लाइड बाय द सोडियम क्रोमेट? अगर हम सोडियम क्रोमेट के देखते हैं तो वो किस रंग का हमें दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब है रेड। रेड इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 23, ये ज्योग्राफी और साइंस मिक्स क्वेश्चन है। निम्नलिखित ग्रह युग में से कौन बिना उपग्रह का है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेटरी पेयर्स विदाउट सैटेलाइट? तो कौन सा प्लैनेट है?
तो देखो आपके पास मरकरी आता है, वीनस आता है, ठीक है। ये मरकरी और वीनस दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास एक भी उपग्रह नहीं पाया जाता है, ठीक है। मरकरी इज इक्वल टू वीनस इक्वल टू 0। सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास हो गया है? शनि के पास। उसके बाद आपका बृहस्पति, या हम इसे जुपिटर बोलते हैं, इसे याद रखिएगा। पहले जुपिटर के पास सबसे ज़्यादा था, लेकिन अभी आंकड़े चेंज हो गए हैं, नए आंकड़ों के हिसाब से सैटर्न आ गया नंबर 1 पे, इसे याद रखना, ठीक है। और सैटर्न जुपिटर के बाद, ठीक है, सबसे ज़्यादा सैटर्न के पास है, मतलब शनि, फिर बृहस्पति मतलब जुपिटर, जुपिटर के बाद यूरेनस, फिर नेपच्यून। ये टॉप 4 है, इन्हें याद रखिएगा। अर्थ के पास एक ही सैटेलाइट है, ठीक है। मंगल के पास 2 है, ये सब ध्यान रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग उच्च ताप को मापने में किया जाता है? पायरोमीटर, फोटोमीटर, फोनोमीटर, पैक्नोमीटर। तो अगर बात करते हैं पैक्नोमीटर, तो पैक्नोमीटर से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी या एक्यूरेसी नापते हैं, किसी भी चीज़ की डेंसिटी, वॉल्यूम या एक्यूरेसी को नापते हैं, तो पैक्नोमीटर तो नहीं है। फोनोमीटर से हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कैलकुलेट कर, ठीक है। और फोनोमीटर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कभी कभी बनता है। फोनोमीटर किस प्रकार की ऊर्जा को किस प्रकार की ऊर्जा में कन्वर्ट करता है? तो फोनोमीटर जो होता है प्रकाशीय ऊर्जा या लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में बदलता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है पेपर में, 1-2 बार आया भी है। फोटोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो फोटोमीटर की खोज किसने की थी, ये पूछा जाता है, क्योंकि जाने माने व्यक्ति हैं, एडिसन, इन्होंने खोज की थी। और फोटोमीटर जो होता है, मनुष्य की जो ध्वनि होती है, ध्वनि में कितना बल होता है, इसको नापने में, फोर्स ऑफ वॉइस को कैलकुलेट करने में किया जाता है। तो ये तीनों जब अलग अलग चीज़ों के लिए, तो बचा क्या? पायरोमीटर। तो पायरोमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो फोटोमीटर किसने डिस्कवर किया था, ये याद रखिएगा, एडिसन, ये नाम याद रखिएगा। फोर्स ऑफ वॉइस है ना, जो ध्वनि का में बल होता है, बल की मात्रा को कैलकुलेट करने में होता है। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हमारे सामने है। संगणक साक्षरता दिवस मनाया जाता है, या कब मनाया जाता है? या कंप्यूटर लिटरेसी डे इज कंसीडर एज, कब इसे हम मनाते हैं? 16 अगस्त, 2 दिसंबर, 5 जून, 24 अक्टूबर। तो भाई 24 जून को तो यूएन डे मनाते हैं, तो भैया ये तो चला गया। 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं, ठीक है, ये भी चला गया। अब बचा 16 अगस्त और 2 दिसंबर। तो 16 अगस्त को हम कुछ नहीं मनाते हैं, कुछ ना कुछ डे होता हो, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल में बहुत बड़ा डे नहीं होता है। तो 2 दिसंबर बचा, और 2 दिसंबर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर लिटरेसी डे, तो 2001 से हम इसे लगातार मना रहे हैं, इसे ध्यान रखिए। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 26। आरडीएस आविष्कृत हुआ, आरडीएस इन्वेंटेड बाय अल्फ्रेड नोबेल, सैंडी, वर्जीनियस, हेनिंग। तो देखो अल्फ्रेड नोबेल ने तो डायनामाइट बनाया था, और फिर इनको बहुत ज़्यादा ग्लानि हुई, आत्मग्लानि हुई कि इन्होंने बहुत नुकसान हुआ, तो फिर इन्होंने नोबेल पुरस्कार शुरू किया, ठीक है। सैंडी ने तो आपका सोडी फजान टेबल में बहुत काम किया था और 1-2 एलिमेंट्स की खोज किया था। वर्जीनियस ने क्या खोजा था, ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट खोज की थी इन्होंने, और ये पूछी भी जाती, मैच द फॉलोइंग में आती है। तो ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप में से कितने लोग इसको जानते हैं। नहीं जानते हो, अगली क्लास में इसको बताऊँगा। और फिर बचा क्या? हेनिंग। तो हेनिंग ने आरडीएस को डेवलप किया। आरडीएस का फुल फॉर्म है रॉयल डिमोलिशन एक्सप्लोजिव या रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोजिव, ठीक है। वैसे इसे साइंटिफिक फॉर्म में साइक्लोक्लोनाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइक्लोनाइड, ठीक है, इसे याद रखिएगा। ट्राइनाइट्रमीन या साइक्लोनाइड, इन दोनों फॉर्म में इसे बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। डीएनए में मौजूद शर्करा कौन सी है? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, डीऑक्सीराइबोस, राइबोस। तो डीएनए में जो शर्करा मौजूद होती है वो डीऑक्सीराइबोस होती है। फ्रैक्टोज तो फ्रूट्स में पाई जाती है, इसे याद रखिएगा। तो डीएनए में जो शर्करा मौजूद होती है वो कौन सी होती है? डीऑक्सीराइबोस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, भूलना नहीं। डीएनए का फुल फॉर्म पता ही है आपको, आरएनए का फुल फॉर्म आपको पता ही है, ठीक है। तो डीएनए की खोज किसने करी और आरएनए की खोज किसने की, जरा मुझे कमेंट में बताना, फटाफट बताना। चलो
क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 आपके पास आता है अफीम, ओपियम। ठीक है, अफीम का मुख्य अवयव या मेन इंग्रेडिएंट ऑफ ओपियम इज क्या है? ठीक है, मॉर्फिन, हीरोइन, एट्रोपिन, क्विनीन। तो क्विनीन तो आपका बेसिकली मलेरिया की दवा बनाने में होती है, एट्रोपिन आँख की दवा बनाने में होती है, हीरोइन और मॉर्फिन एक तरह का दर्द निवारक के फॉर्म में, हीरोइन एक तरह का नशा होता है, मॉर्फिन दर्द निवारक के रूप में भी यूज़ होती है और इसका मेन कंपोनेंट मॉर्फिन ही है, इसे याद रखिएगा। ओपियम का मेन कंपोनेंट क्या है? मॉर्फिन। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाता है कब? 5 जून, 22 दिसंबर, 28 फरवरी, 30 जनवरी। तो भाई देखो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 28 फरवरी। सीवी रमन जो थे, ठीक है, इनकी याद में हम ये दिवस मनाते हैं, इसे याद रखिए। 1928 में रमन इफेक्ट खोजा गया और जिसके लिए 1930 में इनको नोबेल प्राइज़ मिला और उसके बाद से इनके नाम पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हम हर साल मनाते हैं। ठीक है, अब ये कब से मनाना शुरू किया गया और किस गवर्नमेंट ने शुरू किया, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में इसको बताना। देखो हर एक चीज़ में कई सारे क्वेश्चन छुपे होते हैं, फैक्ट्स पता होना ज़रूरी है, अगर पता है तो बहुत अच्छा है। और मैं देखना चाहता हूँ कि आपको कितना पता है। मैं सब बताऊँगा लेकिन मैं जानना चाहता हूँ आप कितना जानते हैं और आपको क्या ये पता है कि नहीं, और नहीं पता है तो ढूंढो और पता करो और अगली क्लास में मैं इसका पूरा डिटेल आपको बताऊंगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सर्वाधिक यौगिक निर्माण करता है? हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा जो सही जवाब होगा कार्बन। ठीक है, इन सब में सबसे ज़्यादा यौगिक का निर्माण कौन कर रहा है? कार्बन, इसे याद रखिएगा। तो कार्बन के सबसे ज़्यादा कंपाउंड्स अवेलेबल हैं इन सब में। ठीक है, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के कंपाउंड्स कंपेयर टू कार्बन कम पाए जाते हैं, इनको याद रखिएगा। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और अब ये 30 क्वेश्चन आज के पूरे हो गए हैं। अगली क्लास में हम फिर कुछ और बढ़िया 30 क्वेश्चन साइंस के लेके आएंगे और वो सब आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिलेट करते होंगे या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी होंगे, तो उसमें परेशान बिल्कुल मत होइए। ये प्रीवियस ईयर का ही पूरा मैं पैटर्न करा रहा हूँ, तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वीडियो को लाइक और शेयर करते जाओ। वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो भैया इसको पूरा देखो, बार बार देखो और प्रैक्टिस करते जाओ। जितनी प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना बेहतर है इन सब चीज़ों को करना। तो चलिए आज की इस क्लास को दोस्तों हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए क्वेश्चन और नए कॉन्सेप्ट के साथ। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय।